तो दर्शकों, आपदा के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं लेकिन तैयारी तो कर ही सकते हैं ना। तो वो बस तैयारी आपको और हमें करनी है। साथ ही हम एक और बात आपसे कहना चाहते हैं कि पर्यावरण को लेकर पर्यावरण दर्शन कार्यक्रम हम हमेशा लेकर आते हैं ताकि हम आपको पर्यावरण के बारे में और बेहतर तरीके से बता पाएँ। और आपदा और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़ी हुई ही चीज़ है, इसलिए डीडी बिहार की ये खास पेशकश आप सभी के लिए थी। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आपका परिचय उनसे कराते हैं जो आपदा के विषय में आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, पर्यावरण के बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं। साथ ही पूरे बिहार की अगर मैं बात करूं तो उनकी हर चीज़ में वो एक्सपर्टीज़ है जो वो आपसे शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपका जिनसे परिचय करा रहे हैं वो 1995 बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। साथ ही विभिन्न पदों पर अलग अलग समय में कार्यरत रहे हैं और अल्पसंख्यक विभाग के लिए खास करके बहुत कुछ किया है उन्होंने, और उन्हीं से आज आपका परिचय करवा रहे हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं मोहम्मद मोइजुद्दीन साहब, जो विशेष कार्य पदाधिकारी हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार सरकार से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, सुप्रभात रचना जी, और दूरदर्शन के सभी व्यूअर को मेरा सादर प्रणाम। जी सर, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, हम आपदा पे, चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ है, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं और शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है। तो शुरुआत कैसी रही, घर का माहौल कैसा था, पढ़ाई लिखाई कैसी थी, और क्यों ऐसा लगा कि प्रशासनिक सेवा में आना है और कुछ बदलना है? रचना जी, मेरा जन्म स्थान नवादा ज़िला के पकड़ी बरामा ग्राम में हुआ था, परंतु मेरा बचपन पटना सिटी में गुजरा और मेरी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पटना सिटी में हुई। फिर बाद में मैंने पटना साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी और एमएससी किया। तो इस प्रकार पटना सिटी में ही मैंने सब कुछ सीखा। मेरा लाल पालन पटना सिटी में हुआ। जो परिवेश था पटना सिटी का, वो बड़ा गंगा जमनी तहजीब का गहवारा था, और उस समय बड़े बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार लोग पटना सिटी से बिलोंग करते थे। तो पटना सिटी का जब माहौल था हमारा, वहाँ वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी भी वहाँ थे। अच्छा। तो मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन हुआ। और जब मैं 1979 में मैंने मैट्रिक पास किया, तो कंप्लीशन सक्सेस रिव्यू में जो मैंने पहला मैगजीन में फर्स्ट कवर जो मैंने देखा, वो ऋषिकेश पांडा उड़ीसा के 1978 के टॉपर थे। अच्छा। तो मैंने जब उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी तो मुझे बड़ा मोटिवेशन आया। और मेरे मोहल्ले में भी आईएएस ऑफिसर थे, तो मुझे प्रशासनिक सेवा में जाने का स्कूल से ही पूरा माहौल बना। बाद में पटना साइंस कॉलेज में आने के बाद पूरा परिदृश्य और परिपक्व हो गया, और मुझे बस एक ही ध्येय था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में आना है। सर, प्रशासनिक सेवा में आने का एक दबाव भी होता है घर से, ख़ास करके अगर हम एक बिहारी सिस्टम में अगर चलें तो घर परिवार में एक माहौल रहता है कि प्रशासनिक सेवा में पहले कोशिश कर लेते हैं, बाद में अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई और काम कर लेंगे, लेकिन प्रशासनिक सेवा को बहुत तवज्जो दिया जाता है। क्या आपके भी घर में ऐसा कुछ माहौल था कि सेवा में ही आना है? नहीं, हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं था। काफ़ी आज़ादी थी, लेकिन मुझे जो परिवेश मिला, जो मुझे आसपास के परिवेश मिला, बाद में फिर पटना साइंस कॉलेज में जो वातावरण मैंने देखा कि वहाँ सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग, आईटीएन और आईएएस के अलावा कुछ तीसरा चीज़ नहीं सोचते थे लोग। तो पूरा परिवेश था। और बिहार में प्रशासनिक सेवा के लिए लोगों का मोटिवेशन है, लोगों की इच्छा है। और वो लेकिन ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में बिहारी आगे हैं। सर, प्रशासनिक सेवा हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, और ये अच्छा तो लगता ही है कि आप एक सेवा में हैं, लेकिन उसकी चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। आप जिन जिन पदों पे रहे हैं वहाँ किस तरीके की चुनौतियां आपने देखी हैं, या जो आज भी जो बच्चे देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट होंगे, जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो किस तरीके की चुनौतियाँ शुरुआती दौर में थीं और अब किस तरीके की हैं? रचना जी, प्रशासनिक सेवा में जो लोग भी आते हैं उनको समाज सेवा से उनका एटीट्यूड होना चाहिए कि हम समाज सेवा के लिए जा रहे हैं, हम कुछ परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ये कोई कंफर्टेबल जॉब नहीं है, काफ़ी चैलेंजेस हैं, बहुत चुनौतियां हैं, और समाज के प्रति कुछ योगदान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और मैंने भी यही सोच के प्रशासनिक सेवा योगदान किया था,
और मुझे संतुष्टि मिली कि मैं जिस पद पर रहा वहाँ जो सबसे अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं उनकी हमेशा मेरे माइंड में रही, उनको फोकस करके मैंने काम किया। और जो आने वाले जनरेशन से जो नई पीढ़ी प्रशासनिक सेवा को योगदान करना चाहते हैं उन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि प्रशासनिक सेवा कोई कंफर्टेबल जोन नहीं है। हाँ। यहाँ चैलेंजेस है और आपको समाज को कुछ देने की आप में ललक होनी चाहिए। सोशल सर्विस से आप मोटिवेटेड होने चाहिए, तभी प्रशासनिक सेवा में आप सफल होंगे। जी सर, एक और सवाल है, आप चूँकि विभिन्न विभागों में रहे हैं, आप काफ़ी पुराने पदाधिकारी रहे हैं, अलग अलग विभागों में कार्य करने का अनुभव आपका कैसा रहा और कौन सा ऐसा था जो कुछ खास, कुछ अगर किसी के बारे में जिक्र करना चाहें जो बहुत चैलेंजिंग रहा हो? रचना जी, प्रशासनिक सेवा की यही सुंदरता है कि यहाँ डाइवर्सिटी है। आप विभिन्न पदों पे कार्य करने का आपको अवसर मिलता है और आपकी जो क्षमता है उस क्षमता को प्रदर्शित करने का आपको सुनहरा अवसर मिलता है। तो मुझे भी ये मिला। बहुत सारी चुनौतियां रहीं, बहुत सारी यादें हैं, लेकिन एसडीएम के रूप में, अनुमंडल दंडाधिकारी के रूप में जब मैं पूर्णिया के 22 अनुमंडल में था, वहाँ विधि व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना घट गई थी, है ना। और लोगों ने थाने को घेर दिया था, आग लगाना शुरू कर दिया था लोगों ने। लेकिन वहाँ पर काफ़ी परसुएसिव मेजर्स के बाद लोग शांत हुए और उसमें मैंने ये देखा कि प्रशासनिक पदाधिकारी का जो सोशल फेस होता है वो बड़ी काम आता है, जो रेपुटेशन होता है वो बहुत काम आता है। तो समाज के जो अच्छे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनको आगे लाके उनकी सहभागिता से, उनके कॉन्फिडेंस से और उनको सम्मिलित करके ही समस्याओं का हम लोगों ने निदान किया और बड़ी सफलता मिली। जी, हम कुछ विभागों का ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे सर, जिसमें बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम और खनन एवं भू विज्ञान विभाग हैं। चूँकि विभाग इतने सारे हैं कि हमारे पास लंबी फहरिस्त है उसकी भी। कौन कौन से ऐसे सुधार किए सर आपने वहाँ जाने के बाद, या आपने क्या चैलेंजेस देखे जिसे लगा कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है जल्द से जल्द? बहुत अच्छा प्रश्न रचना जी। मैं जब अल्पसंख्यक वित्त निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर जब सरकार ने मुझे पदस्थापित किया तो वो संस्था में प्रगति काफ़ी कम थी और वहाँ महत्वाकांक्षी योजनाएं थी सरकार की। मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना थी अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन योजना की प्रगति काफ़ी खराब थी। मैंने वहाँ चैलेंज के रूप में इसे अपनाया और क्षेत्र में जाकर के विशेष कैंप आयोजित करके कैंप मोड में मैंने काम किया। और सारे ज़िले में कैंप लगाकर लाभुकों का चयन करना, उसकी स्वीकृति प्रदान करना, आरटीजीएस से पेमेंट करना, ये सारी चीज़ मैंने पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया। और आपको आश्चर्य होगा कि कोविड के दौरान भी हम लोगों ने कार्यालय खोल के राशि स्थानांतरित किया लाभुकों को। इससे मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना में काफ़ी प्रगति हुई। तो वो एक संतुष्टि का विषय है। जहाँ तक बिहार राज्य, जहाँ तक खान एवं भूतत्व विभाग में कार्य करने का मौका मिला, वो भी काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहा। और ख़ास के खनन के क्षेत्र में चूँकि बहुत सारी समस्याएं आती है, हम लोगों ने उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के ज़रिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस करा करके हम लोगों ने वातावरण का जो बैलेंस को मेंटेन करते हुए माइनिंग की जो प्रक्रिया है उसको इन्फोर्स किया हम लोगों ने। और जो अवैध खनन है उस पर अंकुश लगाया गया। पूरे विभाग ने, हमारे वरीय पदाधिकारी ने, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया और बहुत सफलता मिली बहुत हद तक। जी सर, चूँकि हम अब वर्तमान में आते हैं और हम अब बात करते हैं कि अभी आप बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, वहाँ आने के बाद क्या कुछ चीज़ें आपने बदली और आपदा को लेकर के बिहार की मौजूदा स्थिति क्या है और आप लोग उस पर कैसे काम कर रहे हैं? रचना जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये देश का सर्वश्रेष्ठ प्राधिकरण है। अच्छा। सभी राज्य में है इस तरह का प्राधिकरण, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्राधिकरण इस सेंस में है कि यहाँ पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। अच्छा। अभी आपदा को हम लोग कैसे रोकें, आपदा आने ही न दें, और आपदा आए तो उसका कम से कम इम्पैक्ट पड़े, इस पे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बहुत सक्रिय है। और खुशी की बात यह है कि
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूरे देश में ऐसा प्राधिकरण है, एक प्राधिकरण है जिसने नई तकनीक का उपयोग की योजना पे काम कर रही है। अच्छा। अभी हम लोगों ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और TCS, IIT पटना जैसे संस्थानों से MOU साइन किया गया है। और हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और IoT के हेल्प से आपदा की समय फोरकास्टिंग और उस पर नियंत्रित करना, उसके मिटिगेशन पे कार्य करना, इस तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। और जिससे कि, और मैं बताऊं, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हॉस्पिटल में जो अग्निकांड होता है वो पूरे देश में SOP यहाँ की जो है वो काफ़ी कामयाब SOP रही और अब हॉस्पिटल में अग्निकांड की घटना ना के बराबर है। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के क्षेत्र में, आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका देश में निभा रही है। चूँकि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट बयान है कि आपदा पीड़ित का सरकारी खजाने पे प्रथम अधिकार है। अच्छा। तो काफ़ी आवंटन है, काफ़ी सुविधाएं हैं। अब पूरा प्राधिकरण हमारे प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स और हमारे ऑनरेबल वाइस चेयरमैन श्री उदयकांत मिश्रा जी, इनके मार्गदर्शन में पूरी टीम कार्य कर रही है और बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं में हम लोग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम कर रहे हैं। सर, आपका एक मेजर आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट फिलॉन्थ्रफी में भी है और अगर मैं बात करूं अल्पसंख्यक कल्याण की या सामाजिक सुधारों की, तो उस तरफ भी आपने काफ़ी काम किया है। कुछ बताना चाहेंगे अगर उसके बारे में? मैं बचपन से ही समाज सेवा में जुड़ा रहा हूँ और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो समाज सेवा में कार्य कर रही हैं उसमें योगदान देता हूँ, ताकि समाज को अब देने का समय है जी। समाज से मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, अब समाज को देने का समय है। तो विशेष रूप से गरीबों के लिए और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं या माता पिता गरीब हैं, उनको आर्थिक सहायता देना, उनको शिक्षा में सहयोग करना, उनके करियर काउंसलिंग करना, है ना, इस तरह के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ समाज सेवियों के साथ मिल करके कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जीवन इसी का नाम है, कुछ देने का नाम है। देने में ही जो प्रसन्नता होती है वो प्राप्त करने में नहीं होती जी। और जो आप देते हैं वही आप अल्टीमेटली पाते भी हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक प्रक्रिया है। बिहार में ई-गवर्नेंस को लेकर के भी थोड़ा सा समझना चाहते हैं सर, क्या कुछ उस तरफ कार्य किया है आपने? बिहार में ई-गवर्नेंस का जहाँ तक प्रश्न है तो हम लोगों ने जिस विभाग में रहे हम लोगों ने ई-ऑफिस कन्वर्ट कर दिया, पेपरलेस ऑफिस है। हमारे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी पेपरलेस ऑफिस है। अच्छा। हम लोग सारा काम जो है वो सिस्टम के थ्रू, ई-ऑफिस के थ्रू करते हैं और NIC के सहयोग से जी। हम लोग, भारत सरकार के NIC जो संस्थान है उसके सहयोग से कंप्लीट हम लोग पेपरलेस मोड में है, ई-ऑफिस के माध्यम से करते हैं। और मैंने आपको कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई तकनीक का उपयोग करके आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य कर रहा है। इस तरह से ई-ऑफिस के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है बिहार में। और नित्य जो नए चीज़ें आ रही हैं उन सबको जोड़ा जा रहा है, जैसा कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी नाम लिया कि उसको भी जोड़ा जा रहा है ताकि आपदा से बचाव किया जा सके। NLP विशेषज्ञ और लाइफ कोच के रूप में आपकी क्या भूमिका रही है सर? इस पे हम ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए रचना जी, मुझे कुछ नई चीज़ सीखने का हमेशा शौक़ रहता है, इसलिए इधर जब मुझे समय मिला तो मैंने NLP जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, इस पे मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में मैंने कुछ जानकारी प्राप्त की है। और ये एक्चुअली क्या है कि आजकल जो है लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, भाग दौड़ का ज़माना है, लोग आपाधापी में हैं, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसलिए उनके स्ट्रेस को दूर करने के लिए माइंड को समझना जरूरी है। तो लाइफ कोच का बड़ा योगदान है उनकी काउंसलिंग में। तो इस फील्ड में मैं अभिरुचि रखता हूँ और लोगों को, और खास के विशेषकर छात्रों को स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए, है ना, क्योंकि सोशल मीडिया से ग्रसित होकर छात्र आजकल बहुत
एक तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसलिए उनको स्ट्रेस और एंजाइटी फ्री लाइफ कैसे गुजारा जाए, इस पे मैं काम कर रहा हूँ जी। और सर रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ भी आप जुड़े रहे हैं, ज़रा बताएं उसके बारे में भी। मैं पूर्णिया में जब पदस्थापित था तो वहाँ की रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा से मैं जुड़ा था। और मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का लाइफ मेंबर भी हूँ और समय समय पे मैं रक्तदान देता था और काफ़ी रक्तदान मैंने दिया जब मैं ज़्यादा युवा था। तो इस रेड क्रॉस सोसाइटी काफ़ी फिलैंथ्रोपिक काम कर रहा है और सभी लोगों को इसमें योगदान देना चाहिए और रक्तदान और अंगदान ये महत्वपूर्ण है। जैसा कि सर आपने शुरुआत में भी कहा कि देने का काम अब करना होगा और एक समय आता है जब आप समाज से लेते हैं और एक वो भी समय आता है जब आपकी देने की बारी आती है। तो आप खूब दे रहे हैं समाज को वापस जो आपने लिया है। एक और संस्था का जिक्र करना चाहते हैं सर, एहसास संस्था। क्या है ये संस्था, कैसे काम करती है और आपकी इसमें क्या भूमिका है? एहसास एक स्वयंसेवी संस्था है। ये संस्था समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है, विशेषकर गरीबों को आर्थिक सहायता देना और छात्रों को प्रोत्साहित करना, गरीब परिवार के छात्रों को मार्गदर्शन देना, उन्हें स्टडी मटेरियल देना। इस तरह की ये संस्था है जो एजुकेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। और राष्ट्रीय एकता अखंडता पर भी ये संस्था काम करती है। हम इंटरफेथ के माध्यम से विभिन्न मतों, विभिन्न धार्मिक ग्रुपों को जोड़ कर काम करते हैं और विभिन्न प्रकार के पर्व त्यौहार हम लोग मनाते हैं और समाज में किस तरह से आपसी भाईचारा बनी रहे, इसमें हम विभिन्न प्रकार के लेक्चर, सेमिनार, सिंपोजियम और कार्यशाला करके भी इस काम को हम करते हैं। जी जी। एक और सवाल है सर कि चूंकि हम आप पे बात कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं और इतना आपका लंबा करियर स्पैन रहा है जिसमें आप अलग अलग पदों पे रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा कहूँ कि अगर आप इसे सम अप करें तो आप कैसे देखते हैं इस पूरी सेवा को और अब तक के आपके प्रशासनिक सेवा के एक्सपीरियंसेस को और साथ ही साथ ये जो फिलांथ्रोपी चल रही है उन सबको आप कैसे देखते हैं, कैसे समेटते हैं आप? मुझे ये विश्वास है कि अगर मनुष्य कुछ करना चाहे तो भगवान जो है रास्ता स्वयं दिखाता है। बस कोशिश करते जाना है और पॉजिटिव माइंड से काम करना है, ऋणात्मक सोच के लोगों से दूर रहना है। तो मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ, परंतु मुझे और बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत करना बाकी है। इसलिए मैं सतत लगातार प्रयास करता रहता हूँ और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मैं समाज के काम आऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। बस इसी उद्देश्य से मैं काम करता रहता हूँ। भविष्य की कुछ खास योजनाएं सर जो अगर आप शेयर करना चाहें? आप कुछ नया पढ़ रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं या किसी को कुछ नया सिखा रहे हैं? मैं जैसे कि बताया, मैंने NLP का एक्सपर्टाइज मैं सीख रहा हूँ और स्ट्रेस एंजाइटी फ्री किस तरह से वर्किंग प्रोफेशनल रहें जो कार्यरत हैं हमारे पदाधिकारी कर्मचारी, तो इस तरह से उनके लिए मैं एक किताब लिख रहा हूँ। अच्छा। है ना, हाउ टू बी स्ट्रेस एंड एंजाइटी फ्री फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। इससे मैं एक किताब लिख रहा हूँ और मेरी इच्छा है शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की। तो शिक्षा के क्षेत्र से मैं जुड़ के मैं गरीब बच्चों के लिए गाइडेंस सेंटर और उनके लिए करियर काउंसलिंग पे और ज़्यादा फोकस करके काम करना चाहता हूँ। जी। एक और सवाल सर हमारे मन में हमेशा आता है कि प्रशासनिक सेवा के प्रति बिहार में या बिहारियों की एक विशेष रुचि है और वो उस तरफ खूब जाना चाहते हैं और प्रयासरत भी रहते हैं। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि प्रशासनिक सेवा में आ जाने के बाद एक सेवारत व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होती है, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि बाकी दुनिया को बहुत फैंसी लगती है ये सारी चीज़ें कि आपके पास घर है, गाड़ी है, आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं। लेकिन अगर एक मैं पूरे दिन की बात करूं, एक पूरा दिन कैसा होता है किसी अधिकारी का? बहुत व्यस्तम होता है और ये चुनौती है और व्यस्तम जरूर होता है, लेकिन इतने वैरायटीज़ के काम करने होते हैं कि इसमें अभिरुचि लेने पर बहुत मज़ा आता है और सुबह से रात कैसे गुजर जाती है पता नहीं चलता है। तो कार्यक्रम तो व्यस्तम होता ही है, लेकिन इसी कार्य ये जो कार्य सिस्टम है
इसमें अभिरुचि लेकर के इसको एक माने शौक के रूप में कार्य के बर्डन में नहीं पड़ना है। और चुनौती है ना, समय का अभाव रहता है, छुट्टियों का अभाव रहता है, लेकिन जब आप किसी गरीबों की मदद करते हैं, समाज के वंचित परिवार की मदद करते हैं, तो जो आपको अनुभूति होती है, जो उसका सुखद एहसास होता है, वो बिल्कुल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। तो ये है। तो वैसे ही लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे जिसको समाज के प्रति कुछ देने का जिनमें भावना हो। सर एक और सवाल है, क्योंकि ये भी उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि कई बार अधिकारी जो हैं वो घर में समय नहीं दे पाते हैं, तो घर का कैसा माहौल होता है, घर पर कितना वक्त दे पाते हैं और कैसे घर को और वर्क प्लेस को बैलेंस करते हैं? देखिए, अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके परिवार वाले भी जानते हैं उस चैलेंज को। तो एक वर्क और फैमिली के बीच बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। परिवार और सेवा दोनों अनिवार्य है। तो पदाधिकारी को बैलेंस बना के चलना है। और प्रशासनिक पदाधिकारी के जो परिवार के लोग हैं वो भी समझते हैं, उनको भी समझना चाहिए, है ना, कि हमारी समाज के प्रति बहुत जवाबदेही है। जी बिल्कुल। बाढ़ है, सुखाड़ है, कोई आपदा है, विधि व्यवस्था का संधारण है, इसमें कोई टाइम नहीं मिलता है। इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो जाहिर है कि चैलेंजिंग जॉब है, इसलिए हमें समय ज़्यादा से ज़्यादा देना है। लेकिन ऐसा नहीं है रविवार का छुट्टी का दिन है या कभी सामान्य दिन है, कोई विशेष घटना नहीं घट रही है, सामान्य रूप से कार्य चल रहा है, तो आपको समय मिलता है परिवार को देने के लिए। और एक बैलेंस बना के चलने से दोनों कार्य सफलतापूर्वक होता है, पारिवारिक संबंध भी बना रहता है और मेरा जो दायित्व है उसका निर्वहन भी सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। जी जी। एक और आखिरी सवाल आपसे समझना चाहते हैं सर, कई सारे एस्पिरेंट्स अभी आपको देख रहे हैं और प्रशासनिक सेवा का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप उन्हें? प्रशासनिक सेवा में आप आएँ, आपका वेलकम है। लेकिन प्रशासनिक सेवा में आने के लिए आपको सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहिए। ख़ास के आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, दूरदर्शन और न्यूज़पेपर का अध्ययन होना चाहिए। लेकिन स्टडी के बाद, कड़ी मेहनत के बाद हमेशा आपको एक दूसरा विकल्प रखना चाहिए। प्रशासनिक सेवा ही एकमात्र सेवा नहीं है, दुनिया में जीने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं। इसलिए अगर आप प्रशासनिक सेवा में आपका चयन नहीं होता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जी। आपके लिए दूसरे अपॉर्चुनिटी खुले हुए हैं। लेकिन प्रशासनिक सेवा में अगर आना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करनी होगी, लगनशीलता के साथ करना होगा और सिस्टमेटिक प्लान वे में स्टडी करनी होगी। ये कोई बहुत कठिन नहीं है। अगर प्लान वे में स्टडी किया जाए, सिस्टमेटिक वे में स्टडी किया जा सकता तो आप प्रशासनिक सेवा में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन प्रशासनिक सेवा ही एकमात्र सेवा नहीं है। जी बिल्कुल। आप बहुत सारे विभाग में जा सकते हैं, बहुत सारे अन्य क्षेत्र में भी जा सकते हैं। जी जी। मोहम्मद मोइजुद्दीन साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने व्यस्ततम समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला, कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।